परम पवित्र मातृभूमि के चरणों में वंदन। सभी दर्शकों और श्रोताओं को नमस्कार। मैं विनायक पूना। भारतीय कालगणना इस विषय को प्रसारित, प्रचारित और पुनर्प्रस्थापित करना, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ। और उसके लिए भारतीय कालगणना पर आधारित एक डिजिटल वॉल क्लॉक बना रहा हूँ और उसे ही मैं मोबाइल ऐप के रूप में भी आपके सामने बहुत ही जल्द लाऊंगा। तो ये भारतीय कालगणना अच्छी तरह प्रस्थापित हो सके, लोग इसे अच्छी तरह समझ सके, इसलिए मैं ये वीडियो सीरीज बना रहा हूँ कि भारतीय कालगणना के ज़्यादा से ज़्यादा अंगों से, संज्ञाओं से परिचय हो लोगों का, तो समझने में आसानी हो इसलिए। तो सबसे पहले तो अनुरोध ये है कि मेरे इन प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश कीजिए। तो इस वीडियो सीरीज में हमने अ, कालगणना के बहुत सारे आयामों को देखा अब तक के। वर्षमान क्या होता है, अलग-अलग तरह के वर्ष क्या होते हैं, सौरमास क्या होता है, चांद्रमास क्या होता है, नक्षत्र मास क्या होता है, पक्ष क्या है, सप्ताह क्या है, दिन क्या है, दिन में भी कौन-कौन से फर्क होते हैं, सौर दिन, सावन दिन, नक्षत्र दिन, चांद्र दिन, सांपातिक दिन वगैरह वगैरह। तो इन सभी में सबसे मूलभूत जो प्राथमिक प्रमुख इकाई जो है वो है दिन, दिवस, अहोरात्र। अब इसकी थोड़ी जानकारी, थोड़ा-सा विस्तार करने की ज़रूरत है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि इस छोटी-सी इकाई की व्याप्ति क्या है। तो सबसे पहले तो कि दिन जो है, अ, इसे हम जो समझते हैं वो सूर्य उदय से दिन की शुरुआत, सूर्यास्त से रात की शुरुआत और दोनों मिलाकर एक अहोरात्र पूरा होता है। और इसे प्रमुख इकाई क्यों कह रहा हूँ मैं, और मैं कह रहा हूँ ऐसे नहीं कि है ही, वो प्रमुख मूलभूत इकाई है, क्योंकि इसी के सापेक्षता में हम अन्य संज्ञाओं को, इकाइयों को जानते हैं। यानी कि कितने दिनों का सप्ताह होता है, कितने दिनों का पक्ष होता है, कितने दिनों का महीना होता है, कितने दिनों का वर्ष होता है, या फिर दिन के अंतर्गत जो विभाग होते हैं, सुबह, शाम, दोपहर, संगम काल, प्रातः काल, निशित काल, प्रदोष काल, संध्या काल वगैरह, ये दिन का कौन सा विभाग है, इस तरह हम समझते हैं। तो दिन ये प्रमुख इकाई है और उसे एक सूर्योदय से अगले सूर्योदय तक एक अहोरात्र हुआ, सूर्योदय से सूर्यास्त दिन, सूर्यास्त से अगला सूर्योदय ये रात, ये दोनों मिलाकर एक अहोरात्र। अब इस इकाई को केवल गणितीय दृष्टया, बौद्धिक दृष्टि से भी ज्यादा समझने की जरूरत है। वो इसलिए कि हमारी सारी मूल प्रेरणाएं जो है, जो नैसर्गिक क्रियाएं हैं शरीर की या शरीर के अंतर्गत होने वाली भी, मन की भी, बुद्धि की भी, सारी क्रियाएं जो है वो इसी पर निर्भर करती है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त। तो इस सारी सारे उदाहरण नहीं, लेकिन एक उदाहरण से इस विषय को समझ सकेंगे आप कि बहुतांश प्राणी, उनके कार्यकलापों का समय पूरा दिन होता है और विश्राम का समय रात का होता है। वैसे जो निशाचर प्राणी होते हैं, उनका कार्यकलापों का समय रात में होता है और विश्राम का समय दिन में होता है। तो जो सारी उनकी प्रेरणाएं हैं, सारे क्रियाकलाप है, वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त से संबंधित होते हैं, उसके आधार पर ही होता है।
सिर्फ मानव का ही नहीं, सारी सारी प्राणी सृष्टि का, यानी कि ये सृष्टि चक्र जो है, उसको प्रेरणा देने वाला, उसका ऊर्जा स्रोत ये सूर्य ही है। तो इसलिए सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये सबसे महत्वपूर्ण घटना है, और इसी को हम एक दिन कहते हैं। और इस सापेक्षता से, इस परिप्रेक्ष्य में अन्य संज्ञाओं को, अन्य इकाइयों को हम समझते हैं। और इसी विषय को आधुनिक विज्ञान जिसे कहा जाता है, विज्ञान में बायोलॉजी ये जो विषय है, उसमें एक आधुनिक, एक उपशाखा कह लो, ब्रांच बायोलॉजी की, क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं इसे। इस क्रोनोबायोलॉजी, इस ब्रांच का, उपशाखा का बायोलॉजी के बेसिक स्टेटमेंट ही यही है कि हर एक जीव का अपना खुद का एक नैसर्गिक क्लॉक इनबिल्ट होता है, हर एक जीव का, जिसे बायोलॉजिकल क्लॉक कहा जाता है। तो उसके संदर्भ में हर जीव की मूल प्रेरणाएं, शरीरांतर्गत क्रियाएं कैसे होती है, इस विषय में विशेष काम करने वाली जो उपशाखा है बायोलॉजी की, आधुनिक जीवशास्त्र विषय की, उसे क्रोनोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि भारतीय विचार में भी, यानी आधुनिक संदर्भ में इसे क्रोनोबायोलॉजी कहा जाएगा, लेकिन हम यौगिक प्रक्रियाएं या आदर्श दिनचर्या जिसे कहा जाता है, ये सब ये क्रोनोबायोलॉजी से ही समझ में आएगा। तो जरूर, यानी मैं ये नहीं कह रहा कि क्या क्रोनोबायोलॉजी अभी कर रहे हैं, हम हजारों साल से कर रहे हैं, इस तरह इस विषय को देखना नहीं चाहिए। बल्कि हाँ, क्रोनोबायोलॉजी भी इस प्राचीनतम ज्ञान को ज्यादा उजागर करने में हेल्प ही कर रही है। हाँ, विज्ञान युग में जो ज्यादा विज्ञानवादी हो चुके हैं, उनको इसी तरह बताना पड़ेगा कि हाँ, देख भाई, ये 10,000 सालों से यहाँ चल रहा है, तू अभी कर रहा है, या ठीक है चल। तो विज्ञानवाद और प्राचीनतावाद या इसमें अभी हम नहीं जाएंगे, लेकिन उसी विज्ञान युग का, भौतिकता के युग के प्रभाव के कारण ही हम हमारे प्राचीनतम ज्ञान को ज्यादा और अंधेरे में ढकेल रहे हैं। ऐसा ना हो, इसलिए ये सारे प्रयास हैं। और हम जो कर रहे हैं, हम सभी जो कर रहे हैं, बहुत सारे, कि सांस्कृतिक पुनरुत्थान चाहते हैं। यानी क्या चाहते हैं? हमारी संस्कृति जो प्राचीन काल में किसी उच्चतम शिखर पर पहुंची थी, ज्ञान के और वैभव के, समृद्धि के, उस शिखर पर हमें फिर से, शिखर तक फिर से उठना है, हम वहां तक पहुंचना है। तो ठीक है कि ये ये जो ऊर्जा स्रोत है, सूर्य है, और सूर्य के उदय से और अस्त से ही हमारी सारी प्रेरणाएं, नैसर्गिक प्रेरणाएं, क्रियाएं कार्यान्वित होती है, प्रेरित होती है, उस पर आधारित होती है। तो इसीलिए जैसे क्रोनोबायोलॉजी का उदाहरण दिया, वैसे ही दिन की शुरुआत सूर्य को अर्घ्य देकर शुरू होती है हमारी संस्कृति में। और अर्घ्य देते वक्त जो गायत्री मंत्र जपा जाता है सूर्य के प्रति, उसका अर्थ भी यही है कि जो इस
पूरी सृष्टि को प्रेरणा देने वाला जो सूर्य है, वो उसी ऊर्जा के साथ मेरी बुद्धि को भी प्रेरणा दे। धियो यो नः प्रचोदयात्। इस यहाँ से दिन की शुरुआत होती है। तो ये महत्व भारतीय संस्कृति ने समझा, प्राचीन ऋषि मुनियों ने समझा, तभी तो हमारी संस्कृति में सूर्योदय से दिन की शुरुआत मानी जाती है, ना कि रात 12 बजे से। ये पिछले 150-200 सालों में हमने कुछ धारणाएं ऐसी बना ली है कि रात को 12 बजे अगला दिन शुरू होता है। ये गलत है। रात को 12 बजे दिन शुरू होता है, यानी हम पैशाचिक मनोभूमिका में जाते हैं, ऐसा मेरा कहना है। अगर हमें पॉजिटिव सकारात्मक दिशा में जाना है, ऊर्जावान दिशा में जाना है, समृद्धि की ओर जाना है, ज्ञान की प्रकाश की ओर जाना है, तो ये प्राचीनतम हमारी जो संकल्पनाएं हैं, उनको फिर से हमें समझना पड़ेगा और उन्हीं को प्रचलित करना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे आएंगे। ये पहला मुद्दा है, शायद मैं आपके सामने इलुस्ट्रेट कर रहा हूँ थोड़ा कि भारतीय कालगणना को किस लिए प्रस्थापित करना है। इतना भी अगर बदलाव आ जाएगा ना, तो मेरा कहना यह है कि भारतीय मनुष्य के सोच विचार में भी ऊर्जावान सकारात्मक बदलाव आ जाएगा। इतना भी अगर बदलाव करेंगे हम कि दिन की शुरुआत हमें सूर्योदय से माननी है, ना कि रात 12 बजे से। ऐसे बहुत सारे बदलाव आने हैं। घड़ी घड़ी जितनी जल्दी प्रस्थापित हो जाएगी, भारतीय कालगणना को हम जितने जल्दी प्रस्थापित कर पाएंगे, उतना अच्छा हो। तो ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त, इसीलिए दोनों इतने महत्वपूर्ण हैं। तो इतने महत्वपूर्ण हैं, तो उनका समय भी ठीक से समझने की जरूरत है। तो ये सूर्य उदय का समय और सूर्य अस्त का समय, ये निश्चित करने के लिए भारतीय शास्त्रों में इसका गणित किया जाता है और ये गणित हजारों सालों से प्रचलित है भारत में। अब पूरे वर्ष में 2 ही दिन ऐसे होते हैं कि जिस दिन दिनमान और रात्रिमान समान होता है, वो है विषुव दिन। यानी जिस दिन सूर्य अ, वसंत संपात बिंदु पर होता है या शरद संपात बिंदु पर होता है। अब ये वसंत संपात और शरद संपात, इसके बारे में मैंने शायद दक्षिणायन और उत्तरायण के संदर्भ के वीडियो में इसके बारे में बताया है। तो ये जो 2 दिन है, वो है एक सौर आषाढ़, यानी 21 जून, और एक सौर पौष, यानी 22 दिसंबर। इन 2 दिनों को अ, दिनमान और रात्रिमान समसमान होता है। यानी सूर्य उदय से सूर्य अस्त का समय जितना है, उतना ही सूर्य अस्त से अगले सूर्योदय तक का समय 12-12 घंटे। तो ये एक सौर पौष यानी 22 दिसंबर, ये सबसे छोटा दिन होता है और रात सबसे बड़ी होती है। इस दिन के बाद धीरे धीरे दिनमान बढ़ते जाता है और रात्रिमान कम होता जाता है। ये कब तक चलता है? एक सौर आषाढ़ तक, यानी 21 जून तक। और इस तरह 21 जून सबसे बड़ा दिन बन जाता है और रात सबसे छोटी हो जाती है। ये हम भारत में कह रहे हैं, यानी विषुववृत्त के उत्तर भाग में, यानी उत्तर गोलार्ध की बात।
दक्षिण गोलार्ध में देखा जाए तो इसके बिल्कुल विरुद्ध स्थिति होगी। तो ये हर एक दिन जो दिनमान बढ़ते जाना या घटते जाना या रात्रिमान बढ़ते या घटते जाना, ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त धीरे-धीरे बदलता जाता है। ये दिनमान बड़ा होता जाता है, यानी सूर्य का उदय अगले दिन थोड़ा जल्दी होगा और सूर्य का अस्त थोड़ा बाद में होगा, तो अगला दिन थोड़ा बड़ा हो गया। इस तरह 6 महीने तक दिन बढ़ता जाता है और 21 जून के बाद धीरे-धीरे फिर से कम होते जाता है। वो कैसे होता है, वो उत्तरायण दक्षिणायन का जो मैंने एपिसोड बनाया है, उसमें आया है। तो ये सूर्य उदय और सूर्य अस्त, इसका गणित करने के लिए कुछ संज्ञाएं भारतीय गणित में प्रयोग की जाती है। वो है चर, पलभा और उन्मंडल। तो इसका एक छोटा-सा इंट्रोडक्शन अभी मैं दे देता हूँ। ऐसी सारी संज्ञाएँ जो है, बहुत सारी है, बहुत सारी है। तो उनकी जानकारी देने के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। लेकिन जो महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर सूर्य उदय और सूर्य अस्त का गणित किया जाता है, वो है चर और पलभा। और चर समझने के लिए उन्मंडल, ये संकल्पना समझने की ज़रूरत है। उन्मंडल यानी मेरे सापेक्षता में, मैं जहाँ पर हूँ, वहाँ की सापेक्षता में मेरे क्षितिज पटल जो है, मेरा जो क्षितिज है, वो समांतर है, जिसे हम हॉरिजॉन्टल प्लेन कहते हैं। मैं जहाँ पर हूँ, अब मैं पूना में हूँ, तो मैं 18 अंश उत्तर में हूँ। विषुववृत्त से 18 अंश उत्तर में हूँ। तो मुझे जो ध्रुव बिंदु दिखेगा आकाश में, वो 18 अंश ऊपर दिखेगा, उत्तर की तरफ, ऊपर दिखेगा। यानी मेरी क्षितिज क्षितिज की प्रतल से 18 अंश कोण में दिखेगा वो। अब मेरे सापेक्ष ये जो ध्रुव बिंदु है, वो मेरे सापेक्ष जो पूर्व दिशा का बिंदु है, पूर्व दिशा का बिंदु यानी विषुव दिन पर जिस जगह पर, जिस बिंदु पर सूर्य उदय होता है, मेरे सापेक्षता में, वो बिंदु मेरी सापेक्षता में एग्जैक्ट पूर्व दिशा का बिंदु हुआ। और विषुव दिन पर जिस बिंदु पर सूर्य का अस्त हुआ, वो मेरे लिए पश्चिम बिंदु होगा। तो मैं उत्तर गोलार्ध में हूँ, तो विषुववृत्त मेरे पीछे है, दक्षिण में है। इसलिए विषुववृत्त पर यानी विषुव दिन पर जो सूर्य उदय होगा, वो मेरी सापेक्षता में दक्षिण की तरफ रहेगा। वो बिंदु होगा मेरे लिए पूर्व बिंदु। तो ये पूर्व बिंदु मेरे सामने होने वाला, आकाश में दिखने वाला उत्तर बिंदु, जिसे हम ध्रुव तारा कहते हैं, और मेरी सापेक्षता वाला पश्चिम दिशा बिंदु, इन तीनों बिंदुओं को जोड़ने वाला जो हाफ सर्कल है, और वो उसी तरह पूरा एक्सटेंड करके जो पूरा सर्कल बनेगा, जो पूरा मंडल बनेगा, उसे कहा जाता है उन्मंडल। तो अब ये जो उन्मंडल है, वो मेरे क्षितिज प्रतल से, मैं पूना में हूँ, 18 अंश उत्तर में हूँ, तो ये मेरे क्षितिज पटल से 18 अंश कोण में रहेगा। ये मेरा उन्मंडल, मैं जहाँ ऑब्जर्वर जहाँ पर खड़ा है, वहां से। तो अब ये जो 18 अंश है, कोई भी ग्रह या तारका जब पूर्व क्षितिज पर उदय होती दिखेगी मुझे,
तो अब समझो, मैं जहां पर हूं वहां से और उत्तर में कोई तारका मेरे पूर्व क्षितिज पर दिखती है, तो उस वक्त वो मेरे पहले क्षितिज पर दिखेगी और उसके बाद उन्मंडल के लाइन में आएगी, इस कोण के अंतर की वजह से। तो ये जो अंतर है, मेरा क्षितिज प्रतल और मेरा उन्मंडल का प्रतल, इसमें जो अंतर आएगा उसे कहा जाता है चरार्ध। ये हुआ पूर्व चरार्ध और वैसे ही पश्चिम चरार्ध। ये दो चरार्ध मिलकर एक चर पूरा होता है। तो उस पर गणित किया जाता है कि वो उदय होने वाली तारका, कोई भी तारा या ग्रह मेरे सापेक्षता में कितनी देर मुझे आकाश में उसका दर्शन होगा और कितनी देर वो मेरे क्षितिज प्रतल से नीचे रहेगा या मुझे दिखेगा नहीं। ऐसे किसी भी ग्रह तारका के बारे में उसका उदय का समय और उसके अस्त का समय करने के लिए ये चरार्ध का गणित किया जाता है। और उसी तरह किसी भी तारका का किया जाता है, उसी तरह सूर्य सूर्य की स्थिति का आकलन करके उसका चर देखकर उस गणित से निकाला जाता है कि सूर्योदय मेरे लिए कितने बजे होगा और सूर्यास्त किस समय पर होगा। अब ये हुआ चर, यानी क्षितिज प्रतल और उन्मंडल में होने वाला अंतर। और दूसरा जो है कि मैंने जो बोला अभी अभी जिस भाषा में हम समझते हैं पल अक्षांश, इसे प्राचीन भारतीय गणित में पलभा कहा जाता था। पलभा यानी कुछ विशिष्ट डायमेंशन का, जो डायमेंशंस आज जो हम मिलीमीटर सेंटीमीटर में समझते हैं उस तरह नहीं, अंगुल में दिया गया है। अब अंगुल से उंगली का संबंध नहीं है, यानी कि एकदम क्रूड फॉर्मेट है ऐसा ना समझे। अंगुल भी वेल डिफाइंड यूनिट था। तो वो 12 अंगुल का एक शंकु होना चाहिए, उसका बेस 1 अंगुल का होना चाहिए, ये डायमेंशंस दिए हुए हैं। तो ऐसा शंकु क्षितिज समांतर प्रतल पर अगर रखा जाए तो उस शंकु की छाया सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, उसके अलग-अलग पॉइंट्स जो नोट किए जाते हैं, उस आधार पर उस स्थान की पलभा क्या आती है, उसका गणित होता है। और ये पलभा यानी आज जिसे हम अक्षांश कहते हैं, वो है। तो ये जो सनडायल के अलग-अलग उदाहरण दिए जाते हैं कि इजिप्ट में भी सनडायल का यूज होता था वगैरह-वगैरह। हमारे जयपुर में भी है, मुझे वहाँ जाना है एक्चुअली। आप में से कोई जयपुर में हो तो, जयपुर से हो तो कमेंट में डालिए, आपका नाम नंबर डालिए। मुझे वहाँ पर देखने के लिए आना होगा, तब मैं कांटेक्ट करके आऊँगा आपको। और वहाँ पर जाकर वहाँ के बारे में भी एक वीडियो बनाने की सोच रहा हूँ, लेकिन उसमें टाइम है अभी। तो सन डायल से ये पलभा का गणित होता था। पलभा यानी आज जिसे हम अक्षांश कहते हैं वो, और उसी तरह रेखांश। तो पलभा और चर के आधार पर, चर यानी उन्मंडल और क्षितिज में होने वाला अंतर, वो किस पर निर्भर करता है? वो इस पलभा पर निर्भर करता है। यानी वो चर कितना होगा, वो मेरे पलभा पर डिपेंड करेगा, यानी मैं किस अक्षांश पर हूँ, उस आधार पर हर एक स्थान का सूर्य उदय और सूर्य अस्त निश्चित किया जाता है। अब
के आगे का गणित क्या है, ये पूरा गणित मैं वीडियोज़ में समझा नहीं सकता, लेकिन इन संज्ञाओं की हमें जानकारी होनी चाहिए। ये टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होती है, उसकी जानकारी चाहिए। यानी कि ये जो हमारे सामने पंचांग सिद्ध गणित के आधार पर जो ग्रह, तारका, सूर्य, चंद्र की स्थितियाँ आती हैं, वो कितने सूक्ष्मतम गणित पर आधारित है, ये हम समझ सके, इसलिए इन संज्ञाओं की जानकारी होनी ज़रूरी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर कोई वो गणित करे। वो गणित करने वालों को करने दीजिए। मेरे जैसे लोगों को ज़्यादा उत्साह है ऐसे गणित करने का, तो मुझे करने दीजिए। वो गणित करके ही और आज के आधुनिक तंत्र ज्ञान का उपयोग करके इतना सूक्ष्मतम और कॉम्प्लिकेटेड गणित, वो डिजिटल जो क्लॉक बना रहा हूँ मैं, उसमें आएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा सूक्ष्मता से, सटीकता से आपको इन सभी आयामों की जानकारी मिलेगी। इसलिए वो मैं जो कालायन नाम से जो डिजिटल क्लॉक बना रहा हूँ, उसका उपयोग होगा। तो आज की जानकारी दिनमान इस विषय की व्याप्ति आपके सामने रखने के लिए हुई और सूर्योदय और सूर्यास्त का महत्व क्या है। इस आधार पर बहुत सारी अ, विषयों विषयों की शुरुआत होगी। तो आज का एपिसोड मैं यहाँ खत्म करता हूँ। फिर भी आज का आधे घंटे तक हो ही गया वीडियो। ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ कि छोटे से छोटा बनाऊँ, लेकिन विषय ऐसा है कि थोड़ा ज़्यादा बताना पड़ता है। तो ठीक है, फिर से आपसे अनुरोध है कि मेरे प्रयासों को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचाने की कोशिश कीजिए और जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके, हमें इस भारतीय कालगणना को पुनर्प्रस्थापित करना है। तभी हम सांस्कृतिक पुनरुत्थान की ओर ज़्यादा गति से, ज़्यादा जलद गति से जा पाएँगे। तो आज का एपिसोड यहीं खत्म करता हूँ। अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, भारत माता की जय।